हाय दोस्तों, मैं प्रणव प्रकाश मिश्रा और आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत धारा 59 और धारा 59 और 60। देखिए, जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था धारा 56 से लेकर के धारा 65 खा तक का वीडियो, जब एक जॉइंट और रैपिड वीडियो था, उसमें कहानी के रूप में इन पूरे धारा समूह को कवर किया गया था। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत धारा 56 से लेकर 65 खा तक एक चेन है। इस चेन को अगर एक कहानी के रूप में पढ़ा जाए, एक सीक्वेंस से पढ़ा जाए, एक दूसरे से लिंक करते हुए पढ़ा जाए, तो हम इन धाराओं के समूह को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो उसी के अनुक्रम में आप लोग चाहें तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसी के अनुक्रम में ये धारा 59 और 60 है। धारा 59 बेसिकली ये कहती है कि किसी तथ्य को मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाएगा, और धारा 60 ये कहती है कि जो मौखिक साक्ष्य होगा, ओरल एविडेंस जो होगा, वो प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होगा। तो इतने मात्र से दोनों धाराओं को ना हम समझ पाते हैं, ना उसको लिख पाते हैं। और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस का तो नहीं है बहुत ज़्यादा स्कोप, लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये धाराएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब पिछला वीडियो जो था उसमें हमने रेफरेंस दिया था, बताया था कि जब कोई घटना सामान्यतः घट जाती है, तो कोई विवाद हो जाता है, तो वादी जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में, सक्षम न्यायालय में जाता है। वो अपना वाद पत्र दायर करता है। उसके वाद पत्र के उत्तर में प्रतिवादी जो है अपना लिखित कथन दायर करता है, लिखित कथन प्रस्तुत करता है न्यायालय पटल पर। तो न्यायालय क्या करता है कि वाद पत्र और लिखित कथन के आधार पर वो क्या तैयार करता है, एक वाद बिंदु तैयार करता है। वाद बिंदु मुख्यतः ऐसे विवाद बिंदु होते हैं जिन पर कि पक्षकारों का अधिकार व कर्तव्य निर्भर करता है, या जिनका निर्धारण करना पक्षकारों के मध्य न्याय करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। या फिर आप सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि विवादक बिंदु ऐसे विवाद बिंदु होते हैं जिन पर न्यायालय को निर्णय देना होता है। तो जब विवादक तैयार कर लेता है, वाद बिंदु तैयार कर लेता है, वाद पद तैयार कर लेता है न्यायालय, तीनों एक ही चीज़ें हैं, तो जो फैक्ट इन इशू होता है, अकॉर्डिंग टू बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार किस पर होगा, इस नियम का अनुसरण करते हुए, धारा 101 से 114 तक है, उसका अनुसरण करते हुए न्यायालय ये तय करता है कि कौन सा पक्षकार सबसे पहले सबूत प्रस्तुत करेगा। यानी साबित किया जाना और सबूत देने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सारे तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक है? तो इसका उत्तर ये आता है कि नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मुख्यतः दो प्रकार के ऐसे तथ्य हैं जिनको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। पहला, वे तथ्य जो धारा 56 में, जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय द्वारा अपेक्षित है और जो धारा 57 में लिस्टेड किए गए हैं, धारा 57 में सूचीबद्ध किए गए हैं। फिर से सुन लीजिए। पहले वे तथ्य हैं जिनको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो धारा 57 में सूचीबद्ध किए गए हैं, क्रमबद्ध किए गए हैं, लिस्टेड हैं, और जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय धारा 56 के अंतर्गत करता है। अब न्यायिक अपेक्षा का क्या तात्पर्य है? न्यायिक अपेक्षा का तात्पर्य है कि बिना सबूत, बिना साक्ष्य किसी तथ्य के अस्तित्व को मान लेना, किसी तथ्य की सत्यता को मान लेना, वह तथ्य अस्तित्व में है इसे मान लेना। जब बिना साक्ष्य धारा 57 में वर्णित तथ्यों के बारे में बिना साक्ष्य धारा 56 के अंतर्गत न्यायालय किसी तथ्य के अस्तित्व को मान लेता है, तो यह माना जाता है कि अब उस तथ्य को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने ये बताया कि
भारतीय सेनाओं का, जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण है ये जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण ऐसे किसी से ले लीजिए कि भारत के राष्ट्रध्वज में 3 रंग होंगे, 3 रंग होते हैं, या 3 कलर्स उसमें इंक्लूड हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आम लोगों के साथ एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, एक जो जनरल बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति होता है, उसके साथ न्यायालय भी इसको जानता होगा। ये सर्वविदित रखने वाली चीज़ें हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसका न्यायालय ये माना जाता है कि न्यायालय को उसका ज्ञान है, और न्यायालय के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी है। तो अब इसे साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे वे तथ्य हैं जिनको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिनकी धारा 58 के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा औपचारिक स्वीकृति कर ली गई है, जिनको औपचारिक रूप से फॉर्मल एक्सप्रेशन, याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही प्री में पूछा भी जाता है। औपचारिक स्वीकृति पक्षकारों के द्वारा की जा चुकी है। जैसे इसको भी एक छोटे से उदाहरण के द्वारा, जैसे ए मान लेता है कि मैंने गुस्से में आके अचानक गंभीर एवं अचानक प्रकोपनवश बी की हत्या की है, या मैंने बी का सामान चुराया है। तो ये सब ऐसी चीज़ है जो साबित तथ्य है, जिनकी औपचारिक स्वीकृति न्यायालय कर चुका है, जिनकी औपचारिक स्वीकृति पक्षकारों द्वारा, मामले के जो पक्षकार हैं वो कर चुके हैं। तो इनको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी पहले वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा धारा 56 में कोर्ट करता है, दूसरे वे तथ्य जिनकी औपचारिक स्वीकृति पक्षकारों द्वारा की जा चुकी है। ये 2 तथ्य ऐसे हैं जिनको न्यायालय में साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, यहीं से रोल शुरू होता है धारा 59 और 60 का। प्रश्न क्या उठता है कि वे तथ्य जो धारा 56 और 57 के अंतर्गत भी नहीं आते, यानी जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय नहीं करता है या नहीं कर सकता है, और वे तथ्य जो धारा 58 में पक्षकारों द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किए गए हैं, इन दोनों तथ्यों के अलावा या इन दोनों धाराओं में ना आने वाले तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा। तो मैंने जैसा कि बताया कि यहीं से धारा 59 और 60 का असली रूप शुरू होता है, असली रोल शुरू होता है। तो उसके बारे में ये कहा गया कि ऐसे तथ्य जो ना धारा 56 और 57 में आते हैं और ना धारा 58 के अंतर्गत कवर हो रहे हैं, तो ऐसे तथ्यों को धारा 59 के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाएगा, जो कि धारा 60 के अंतर्गत हर हाल में प्रत्यक्ष होंगे। यानी एक लाइन में अगर बोला जाए तो ये कहा गया है कि ऐसा तथ्य जो कि ना धारा 56-57 में आते हैं, अर्थात जिनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा नहीं कर सकता है, बिना सबूत उनको अस्तित्व में नहीं मान सकता है, और वे तथ्य जिनकी धारा 58 के अंतर्गत औपचारिक स्वीकृति भी नहीं की जा सकी है पक्षकारों के द्वारा, वे तथ्य धारा 59 के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किए जाएंगे, और ऐसा मौखिक साक्ष्य हर हालत में प्रत्यक्ष होगा। धारा 60 के अंतर्गत प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा, यानी कि प्रत्यक्ष धारा 59 और 60 के अंतर्गत ऐसे तथ्य प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किए जाएंगे। ठीक है, ये एक उदाहरण के द्वारा भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए कि ए बी के घर में ए बी से 1 लाख रुपए उधार लेता है, बाद में मांगे जाने पर वो वापस नहीं लौटाता है, न्यायालय में वाद जाता है, वाद दाखिल किया जाता है। तो वहाँ पे न्यायालय में, अब चूँकि ये ऐसा भी विषय नहीं है जिसकी न्यायिक अपेक्षा बिना सबूत न्यायालय इसको अस्तित्व में मान ले, और इसमें ए स्वीकार भी नहीं करता कि मैंने बी से 1 लाख रुपए लिए हैं। तो अब क्या होगा कि बी को बर्डन ऑफ प्रूफ के हिसाब से धारा 59 में प्रत्यक्ष साक्ष्य देना पड़ेगा, मौखिक साक्ष्य देना पड़ेगा, और मौखिक साक्ष्य धारा 60 के अनुसार हर हालत में प्रत्यक्ष होगा। यानी बी को धारा 59 और 60 के हिसाब से क्रमशः प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य देना होगा।
यानी वह अब जो भी साक्ष्य अपने तथ्य को साबित करने के लिए प्रस्तुत करेगा वो धारा 59 के हिसाब से मौखिक होंगे और हर हालत में धारा 60 के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष होंगे, यानी प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाएगा। यही बातें धारा आपका 61 से फिर लिंक कर जाती हैं। तो मेनली जो रोल था धारा 59 और 60 का वो इस वीडियो में कवर है। अगले वीडियो में हम यहीं से लिंक करते हुए, धारा 59 और 60 से लिंक करते हुए हम धारा 61, 62, 63 और 64 के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।